हेलो गाइज, आ गए हैं हम आधुनिक भारत का इतिहास लेके। पेपर तो 14 मई को है, तो हमने सोचा क्यों ना एक प्रोग्राम, एक 2 दिन का प्रोग्राम कर दें आपके लिए। क्या प्रोग्राम? क्विक रिवीजन प्रोग्राम। वही बताएंगे आधुनिक भारत पे जहां से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न छप चुके हैं। प्रश्न खोलेंगे तो याद करेंगे प्रभात सर को, अरे सर ने पढ़ाया था ये प्रश्न, वही बताया जाएगा आज। तो आज शुरू करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास क्विक रिवीजन। परिचय की मोहताज तो है नहीं हम, मेरा नाम तो जानते ही आप लोग, प्रभात रंजन। यूनियन एग्जाम पीसीएस के प्रथम स्वागत करते हैं। बातें नहीं करेंगे, टाइम कम है, आप लोग भी मन लगा की तैयारी करते रहिए, प्रश्न पत्र देखते रहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास पे क्विक रिवीजन पे हम लोग करेंगे। पहला सहायक संधि। सहायक संधि सवाल आता है सहायक संधि से कि सहायक संधि जो है, सवाल आता है किसने शुरू किया था सहायक संधि। तो सहायक संधि प्रणाली सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, कभी के प्रश्न में डुप्ले देता है कि कौन सा शुरू किया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। और अंग्रेजी में आएंगे, अंग्रेज जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो वेलेस्ली ने इसका व्यवहारिक रूप प्रदान किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछ देता है कभी कभी, तो भारत को सर्वशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना भारत को सर्वशक्ति के रूप में। और ये क्या था? साम्राज्यवाद विस्तार की नीति थी ये, ताकि अधिक से अधिक देशी राजवारों को अपने में समाहित किया जा सके। अब क्रम पूछता है, पहला कौन था, दूसरा कौन था? पहला पूछा हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने राज्यों का क्रम देखिए, पहला हैदराबाद पूछता है, पूछा गया है कि पहला कौन था? हैदराबाद। उसके बाद 1798 से 1800 मैसूर दूसरा, तीसरा तंजौर, अवध 1801 ईस्वी में नवंबर। डेट पे होता है कभी कभी, ये दिसंबर 2 भी देता है, ये 1802 भी दिया है, कुछ स्रोतों में मिला है हमको 2। पेशवा 1802, बरार के भोसले नवंबर 1803, सिंधिया नवंबर 1803, कहीं कहीं 4 में मिला है हमको भाई। इसके अतिरिक्त जितने छोटे राज्य थे, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर, सब सहायक संधि प्रणाली स्वीकार किए। और सहायक संधि प्रणाली स्वीकार करने का अर्थ यह था कि नमस्तक हो जाना ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने। चलिए बातें इसमें नहीं करेंगे, आगे देखिए क्या है। व्यक्तिगत सिद्धांत, इससे भी प्रश्न पूछते हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, किसने लाया था? डलहौजी के समय आया था, डलहौजी के समय आया था। क्या था? कंपनी के लिए व्यक्तिगत से पैतृक वारिस न होने की स्थिति में क्या हुआ? कंपनी अपने अधीनस्थ और पराधीन क्षेत्रों में साम्राज्य में मिला सकती है। यदि आपका वारिस नहीं है, पुत्र नहीं है, आपका वैध वारिस नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? अपने अधीनस्थ और पराधीन क्षेत्रों को अपने में मिला लेगी। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, गोद लेने की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। और संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाने का निर्णय लिया उसने। और इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? विद्रोह भी हुआ। जब देखेंगे डलहौजी के बाद 57 का विद्रोह हुआ, तो एक कारण ये भी उभर के आया। चलिए कौन कौन था? क्रम पूछता है, क्रम पूछता है। जैसे देखिए, सतारा कब मिला? 1848 ईस्वी में, सतारा 1848 ईस्वी में। जैदपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में। बघाट 1850 ईस्वी में। उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। देता कैसे है? दे देगा सतारा, झांसी, नागपुर, और इधर क्रम दे देगा एबीसीडी में 53, 54, 55 दे देगा, मैच करने को देगा। ये प्रश्न की कितनी देख लीजिएगा आप लोग, प्रश्न प्लस देखिएगा, पलट के आराम से पता चल जाएगा। इसीलिए हमने सोचा कि क्विक रिवीजन के माध्यम से उसी चीज को पढ़ाया जाए जिससे प्रश्न आते हैं। तो सतारा 1848, जैदपुर और संबलपुर 49, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53 और नागपुर 54। और ग्वालियर देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया। और यह है ग्वालियर जो था 57 के विद्रोह में
साथ भी दिया था। कौन? सिंधिया वाला। अब पूछता है एक नवीन स्वायत्त राज्य, कुछ स्वायत्त राज्य बने थे 18वीं सदी में, वो कौन कौन राज्य थे और उसके संस्थापक कौन थे, मैच करने को देता है। जैसे हैदराबाद, उत्तर मुगल काल जब पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि कुछ राज्य स्वायत्त हुए थे, तो कौन कौन से राज्य थे, तो संस्थापक कौन थे उसके। तो हैदराबाद चिनक्लिज खान या निजामुल मुल्क चिनक्लिज खान, ये स्वायत्त करके अलग राज्य हैदराबाद का बनाया था। आगे जब देखेंगे युद्ध में, आंग्ला मैसूर युद्ध, आंग्ला मराठा युद्ध, चाहे आंग्ला कर्नाटक का युद्ध आएगा, तो ये लोग आप लोग क्या भूमिका निभाएंगे, इन्हीं से आंग्ला करने का तो ब्रिटिश कंपनी इन्हीं से लड़ेगी। अवध कौन? सदायत खान इन बुरहानुल मुल्क। भरतपुर चुरामन बदन सिंह, भरतपुर आगरा वाला बेल्ट। कर्नाटक सादतुल्ला खां। बंगाल मुर्शीद कुली खां। मैसूर हैदर अली। जयपुर जय सिंह। और रुहेलखंड या बंगस पठान, तो रुहेलखंड होंगे अली मोहम्मद खां और बंगस पठान जो होंगे मोहम्मद खां बंगस। यूपी का बेल्ट है, ये रुहेलखंड वाला बेल्ट है। तो इससे एक प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए। चलिए अगला देखिए। अब कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध से एक प्रश्न बनते हैं। संधि कब हुआ, किन के बीच हुआ? आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहने का अर्थ हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटक के नवाब के बीच युद्ध होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था, सजाना देता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था 1746 से 48 ईस्वी के बीच में। भारत में शुरुआत कैसे होता है? यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के साथ यहां शुरुआत हो जाता है। लड़ते हैं यूरोप में दो को, और फिर उसी का आधार बना के इंडिया में लड़ जाते हैं लोग। कौन कौन? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के मामले में लड़ते हैं यूरोप में, और आधार यहां बना के यहां भी लड़ते हैं। मत तरीके चेंज हो जाते हैं, इसमें कर्नाटक के नवाब को भी शामिल करके और उन पे सत्ता स्थापित करने के लिए तरीका बदल देते हैं। इसमें भारत में फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के बीच सेंट थोमो के युद्ध हुआ और नवाब की पराजय हो गई। कौन? किसका युद्ध पूछा गया है? सेंट थोमो, टोमो मिलता है कहीं, थोमो मिलता है। 1748 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन की, कौन से नवाब? कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन के बीच युद्ध हुआ था और नवाब की पराजय हुई। और जब यूरोप में एकसलाफ संधि होती है, पूछा जाता है कि एकसलाफ संधि कब हुई? 21 में, 2021 में ही प्रश्न पूछा था ये। यूरोप में एकसलाफ सेफले की संधि होती है 1747 ईस्वी में। उसके बाद इसी शर्त के आधार पर युद्ध यहां भी समाप्त कर दिया जाता है। तो दो युद्ध यहीं दिखाई दे रही है आपको। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक। इसमें कौन? वही फ्रांसीसी अंग्रेज आपस में कर्नाटक के बीच में धुरी के रूप में काम करेंगे। तो फ्रांसीसियों की इसमें पराजय हुई और डुप्ले को बुला लिया गया यहां से। कौन डुप्ले? सहायक संधि का प्रवर्तक वाला डुप्ले। और गोंडाहू को भेजा गया और उसने पांडिचेरी गवर्नर बना के, और उसने आया और उसने पांडिचेरी का संधि कर लिया। कब? 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि कर ली इसने। जो क्षेत्र जीते थे वापस कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो डुप्ले की पराजय होती है और फ्रांसीसियों की हम की पराजय होती है। डुप्ले जाते हैं, गोंडाहू आते हैं, पांडिचेरी के गवर्नर बनते हैं और अंग्रेजों के साथ पांडिचेरी संधि कर लेते हैं। प्लस 1754 में पांडिचेरी की संधि। पूछा गया प्रश्न है ये। तृतीय कर्नाटक युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक। 1758, 1763। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होता है। 56 से 63 वहां चलता है युद्ध। 7 वर्षों का युद्ध था वो। यूरोप में युद्ध होगा, यहां भी लड़ेंगे हम लोग। कौन? हम नहीं, फ्रांसीसी अंग्रेज। सप्तवर्षीय होता है
और यहाँ पे 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट डी लाली, जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसको परास्त कर देता है। 1760 में बांडीवास का युद्ध पूछा गया है। और कौन था? अंग्रेज तरफ से आयरकुट था, और फ्रांसीसी तरफ से कौन था? काउंट डी लाली था, और वो हार जाता है। ठीक है, उस 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में कर लेता है। पांडिचेरी अभी तक कब्जे में था फ्रांसीसी के, 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और इस युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि, वहां पेरिस की संधि होती है, और यहां भी युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का जो दबदबा था वो कम हो गया, और फ्रांसीसियों को लग गया कि अंग्रेज हमसे मजबूत हो चुके हैं। ये 3 युद्ध महत्वपूर्ण, सब युद्ध बताएं कि बांडीवास के युद्ध कब हुआ, किस भी लड़ा, तृतीय कर्नाटक का युद्ध कब हुआ। ये क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं बता रहा हूं फास्ट के रूप में, मगर आप लोग को वीडियो पॉज करके बार बार और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ते रहना है। एक प्रश्न दम छपना है। अब आएंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, जिस मैसूर को हैदर अली ने बनाया, जीता, उसी मैसूर की बात करूंगा मैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों मिल के लड़ेंगे अंग्रेज से। अब अंग्रेजों को लगा कि अब कर्नाटका जीत गए तो मैसूर क्यों छोड़े, कर्नाटका राज्य में ही मैसूर प्रांत है। ठीक है, आइए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक, 1767 से 79 ईस्वी तक कौन था भाई? इसमें गवर्नर जनरल सिटार्ट, बेनिस्टार्ट, देखिए सिटार्ट लिख दिया, बेनिस्टार्ट था, और हैदर अली के बीच में एक युद्ध हुआ, और हैदर अली ने विवश होकर अंग्रेजों पर, और युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ? लास्ट में एक संधि करनी पड़ी हैदर अली को, और 4 अप्रैल 1769 70 से कम में मद्रास की संधि कर ली, और इस मद्रास की संधि में अंग्रेजों को अधिक से अधिक देना पड़ा, क्या? क्षतिपूर्ति हैदर अली को। उनको लगा कि बताइए, क्षेत्रीय राजा को हमने अधिक से अधिक दे दिया, और अपमान की बात हो गई इनके लिए। तो मद्रास की संधि कब हुई? 1769 ईस्वी में, और युद्ध कब हुआ? 1767 से 69 ईस्वी में, और गवर्नर कौन था? बेनिस्टार्ट था। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ था। कब? 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स, 1780-84। और इसी युद्ध में 1782 ईस्वी में आयरकुट के नेतृत्व में एक युद्ध हुआ अंग्रेजी सेना ने पोर्टनोवा के युद्ध में। कौन में? पोर्टनोवा के युद्ध में। पूछा गया है किस युद्ध में? पोर्टनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली पराजित हुआ, और 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है। नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट कर रहा था। लड़ कौन रहा था? हैदर अली। कौन सा युद्ध हुआ? पोर्टनोवा का युद्ध हुआ, और 1782 में वो पराजित होता है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर यह युद्ध रुका नहीं। उसका बेटा टीपू सुल्तान सब नाम सब जानते हैं, टीपू सुल्तान ये युद्ध को जारी रखा, और उसके पश्चात टीपू और उसके बीच लगातार युद्ध हुआ, और 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हो जाती है। 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हो जाती है। कौन संधि? मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच होता है। गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस। ये पूछता है गवर्नर जनरल, इसलिए लिखवा दिया मैंने इसमें कि इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन गवर्नर जनरल, द्वितीय में कौन गवर्नर जनरल, तृतीय में कौन गवर्नर जनरल? तो गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था। और इसमें निजाम मराठे और अंग्रेजों का तिरगुट था, यानी हैदराबाद के निजाम और मराठे चले गए थे अंग्रेज के पक्ष में। इसमें गुट बदलते रहते थे, कभी हैदर अली के पक्ष में,
कभी टीपू के पक्ष में, कभी अंग्रेज के पक्ष में। इस बार गुट बदल गया और निजाम मराठे चले गए अंग्रेज के पक्ष में। और श्रीरंगपट्टनम के निकट एक युद्ध हुआ जिसमें 1792 ईस्वी में टीपू हार गया श्रीरंगपट्टनम में, और उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ी। किससे? अंग्रेजों से। और कौन सा संधि? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। और अपमानजनक ये हुआ कि उसको हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया देना पड़ा था, और पैसा नहीं देने के उपलक्ष्य में 2 बेटों को बंधक रखा भी था, और आधे से अधिक राज देना पड़ा था अपना टीपू को। किसको? अंग्रेजों को। मगर वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका, कहा कि नहीं, मैं युद्ध तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा। चलिए, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में कहा उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेल्लेस्ली गवर्नर जनरल था। और इसमें टीपू ने निजाम मराठों और फ्रांसीसियों से मिलकर षड्यंत्र का आरोप लगाकर, कौन? टीपू पर लगाया इल्जाम। कहा कि लोग, अंग्रेज कहा कि अभी भी वो पूरा रियासत मेरे पक्ष में नहीं आया है, अभी भी रियासत चाहिए। तो उसने क्या लगाया? उस पर ब्लेम लगाया। क्या ब्लेम लगाया? कि निजाम मराठा और फ्रांसीसी से मिलकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे खिलाफ, और इसी के लिए उस पर क्या हुआ कि युद्ध आरंभ कर दिया। और 4 मई 1799 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया, और टीपू युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पे वाडियर वंश के 2 वर्षीय बालक, ये पूछता है कभी कभी कौन सा वंश स्थापित हुआ टीपू के बाद, तो वाडियर वंश कौन सा बच्चा बैठा था? कृष्णराज बैठाकर राजा को अपने समक्ष में ले लिया, और सहायक संधि प्रणाली जो है वही वाला स्वीकार कर लिया। और इस युद्ध के बाद वेल्लेस्ली ने कहा भी है, देखिए स्टेटमेंट पूछा गया है कि अब पूरब का राज हमारे कदमों में है। ये वेल्लेस्ली की स्टेटमेंट था, जो सहायक संधि प्रणाली का जनक था अंग्रेजों का। टीपू के बारे में कहा जाता है इसने जैकोबियन क्लब की स्थापना की। जैकोबियन क्लब की स्थापना की, पूछा गया है जैकोबियन क्लब। पढ़ा लिखा था, दूध हर जगह भिजवाया था, फ्रांस, चीन, ईरान, प्लस बहुत से पत्रिका मांगा पड़ता था ये। चलिए आगे देखिए, लिख दिया मैंने कि प्रथम युद्ध कब हुआ? आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक हैरी वेलेस्ट और मद्रास की संधि करनी पड़ी। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में 80 से 84 वारेन हेस्टिंग्स मैंगलोर की संधि, पूछता यही है। तृतीय 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ 1799 में लॉर्ड वेल्लेस्ली मैसूर पर अंग्रेजों विजय, सहायक संधि स्वीकार कर लिया। इसलिए जब सहायक संधि पढ़ा रहे थे तो मैसूर में बताए थे 1799 ईस्वी। अब आए मराठा। अब जब ये जीत लिए तो कहे मराठा को क्यों छोड़ दें हम। चलिए, अंग्रेजों ने मराठा के साथ युद्ध भी किया। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 के बीच हुआ था, और इसका अंत हुआ था 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि के साथ ही। सालाबाई की संधि के साथ ही सालाबाई की संधि के साथ ही 1782 में इस युद्ध का अंत हो गया। ये पूछता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1806 से, देखिए 3 से 5 था ये, 1803 से 5। कब? 1803 से 5 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और मराठा युद्ध कौन? पेशवा। शिवाजी के वंश समाप्ति के बाद पेशवाओं पर अधिकार कर लिया था, पेशवा थे, उन्हीं से मराठाओं का युद्ध होगा, आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तो 3 में जो हुआ, 5 से 3 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था ये युद्ध। तो इसमें क्या हुआ कि 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय भाग के चले गए थे अंग्रेजों के पक्ष में 1802 ईस्वी में, और उसने बेसिन की संधि कर ली, किसे? अंग्रेजों से, जो अपमानजनक संधि थी। और अंग्रेजों को मौका मिल गया पूना में एक क्या रखने का? रेजिमेंट रखने का। मगर इसी के बाद जो भोसले थे और पेशवा के और वंशज थे भोसले, तो उन लोगों को लगा कि भाई अपमान, कि चले गए पेशवा वहाँ कर दिए संधि। और इसी के बाद भोसले और नागपुर का भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती डाली, और लॉर्ड लेक
और बेलेजली से परास्त हुए और नागपुर के भोसले ने युद्ध शुरू कर दिया और लॉर्ड लेक और बेलेजली से परास्त हो गया और विवश होकर भोसले ने 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि करनी पड़ी उन्हें। जब सिंधिया लड़े अंग्रेजों से तो 1803 ईस्वी में ही सुरजी अर्जुन गांव की संधि अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुआ। इस संधियों का पूरा दौर रहा ये द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ, क्योंकि सब अलग अलग लड़े थे इसमें। और 1805 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि हुई, कहीं कहीं 6 मिलता है, अन्य स्रोत में मैं देखा हूं कुछ बुक में 6 1806 मिला है 1806। और होलकर ने, इंदौर का होलकर भी लड़ा था, वो भी उसको भी संधि करनी पड़ी अंग्रेजों से। तो ये द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में सबने लड़ा, अलग अलग लड़ा और सबने संधि करनी पड़ी सबको, किसे? अंग्रेजों से। अब तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध उसके बाद होगा कब? 17 से 18। देखिए कहीं कहीं मिला है हमको, इसमें डेट में थोड़ा चेंज है, 17-18 है ना, कहीं 16 से 19 मिला है हमको, शायद एनसीईआरटी बुक में हमने देखा था, 16 से 19 भी देखा था मैंने एनसीईआरटी बुक में, 16 से 19। इसमें तृतीय आंग्ल-मैसूर में हेस्टिंग्स ने पेशवा से पुणे, भोसले से नागपुर और सिंधिया से ग्वालियर की संधि कर डाला। भाई अब लोग बचा कुछ था नहीं, सब कुछ हार चुके थे, प्रस्त हो चुके थे। तो हेस्टिंग्स को मौका मिला, हेस्टिंग्स को उसने पेशवा से पुणे की संधि कर ली, भोसले से नागपुर की संधि कर ली, सिंधिया से ग्वालियर संधि कर ली और पेशवा को किरकी के युद्ध में हराया और कहा कि बहुत हुआ तुम्हारा, बंद करो अपना, और इनको भेज दिया कानपुर के बिठूर में पेंशन दे के जाइए और वहीं पेंशन खाइए, आराम से जिंदगी जिए आप लोग। तो आप लोग को आराम से जिंदगी नहीं जीना है, 14 मई तक 90 पार करना है तो रिवीजन पे ध्यान देना है। तो पेंशन बिठूर दे दिए, कानपुर चले गए थे। अब देखिए संधियों का दौर देखिए 3 आंग्ल-मैसूर में। पहले युद्ध में जो हुआ था तो 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव अंग्रेजों के बीच में सूरत की संधि हुई थी। पहले प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध में संधियों का दौर देखिए। सूरत की संधि प्रथम 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि हुई। सालबाई की संधि हुई 1782 ईस्वी में सिंधिया की मध्यस्थता से। कौन मध्यस्थ बना? सिंधिया की मध्यस्थता से पुना दरबार और अंग्रेजों के बीच, पुना दरबार कौन? पेशवा उसे, और ये युद्ध समाप्त हुआ। फिर 1800 पुनः जब बेसिंग की संधि हुई, पेशवा खुद चले गए थे अंग्रेजों के पास, तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में संधि हो गई। फिर इसी में जब युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ 3 से 5 के बीच में, द्वितीय युद्ध हुआ 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में, तब उसमें भोसले हारे। पुनः जब कर लिए संधि तो उनको लगा कि हमने गलत कर लिया, और भी जो थे मुगल दरबार मराठा दरबारी थे तो उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। जैसे भोसले लड़े तो देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में भोसले अंग्रेजों के बीच में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 3 में सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, राजपुर घाट की संधि 1805 में होलकर अंग्रेजों के बीच में हुई थी। इस संधियों का दौर रहा अंग्रेजों मराठा के बीच में। नागपुर की संधि, तृतीय युद्ध होगा तो नागपुर की संधि होगा भोसले और अंग्रेजों के बीच में। नागपुर के भोसले थे ये लोग। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में होगी, सिंधिया अंग्रेजों के बीच में। पूना की संधि होगी 17 में ही बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच में, और इसके बाद इनको भेज दिया जाएगा बिठूर में। और मंदसौर की संधि हुई 1818 ईस्वी में होलकर अंग्रेजों के बीच में। ये संधि और ईयर देता है, संधि और ये किनके बीच हुआ ये भी देता है, मैच करने को देता है। सोचिए कि प्रश्न छपेगा कि नहीं छपेगा, छप गया है। अब आइए आंग्ल मराठा युद्ध, वही ईयर लिख दिया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ। कौन था गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय हुआ 3 से 5, लॉर्ड वेलेस्ली था। देखिए तृतीय 16 से 19, मैंने कहा था ना, कहीं एनसीईआरटी में पढ़ा था, 16 से 19 मैंने लिखवा दिया था। 16 से 19 और 18 लॉर्ड हेस्टिंग्स था ये। अब आए ये
आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल कर्नाटका युद्ध हुआ। इसके बाद एक सवाल आता है धन के बहिर्गमन सिद्धांत से। इकोनॉमिक्स से एक सवाल पूछते हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। क्या? तो नौरोजी के बारे में पूछते हैं वो कि कौन था पहला व्यक्ति। तो दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में एक इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, देखो ड्यूटीज कहीं डेप्ट मिलेगा, डेप्ट टू इंडिया, डेप्ट टू इंडिया, एक पत्रिका देख लेती, उसमें पहली बार धन का बहिर्गमन सिद्धांत उसने डाला, इसी में प्रस्तुत किया था धन का बहिर्गमन सिद्धांत। तो इंग्लैंड डेप्ट टू इंडियाज में ये पूछा गया प्रश्न है, किसने प्रस्तुत किया, किस पुस्तक में प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया। उसके बाद दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे, ये भी पूछा गया प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था, तो है दादा भाई नौरोजी। धन के निष्कासन से संबंधित दादा भाई नौरोजी की कुछ पुस्तकें थी। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पूछा गया प्रश्न शायद किस में कि ये पुस्तक जो थी द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कब लिखा गया था। तो दो पुस्तक में दो देखा मैं 1901 मान के चलिए आप लोग, 1901 ईस्वी में लिखा गया पुस्तक, 21 में शायद पूछा है कि 20 में। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, और दूसरा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने इस निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। किसका क्या है, पूछा गया है कि क्या कहा है इसको, तो अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। और इसी पे एक किताब लिखा गया रमेश चंद्र दत्त द्वारा भी, उसका किताब नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने भी अपने पुस्तक, रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया। यह भी प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। इसके बाद आता है कारखाना अधिनियम, पूछता कुछ नहीं है, बस आया कब था और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे उस समय। तो कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड रिपन थे। दूसरा कब आया, 1891 ईस्वी में, और लॉर्ड लैंसडाउन थे इसके उस समय गवर्नर जनरल थे। 1911 ईस्वी में तीसरा आया और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1922 ईस्वी में इसके बाद आया चौथा और लॉर्ड रीडिंग थे। कारखाना अधिनियम 34 आया तो उसमें कौन थे गवर्नर जनरल, वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। और कारखाना अधिनियम से 46 आया तो लॉर्ड बेबल थे। और बेबल योजना 45 का पढ़ाएंगे, बताएंगे क्या क्या था। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बस यही पूछता है कि अधिनियम सामने कौन गवर्नर या वायसराय। अब शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग से प्रश्न पूछता है मगर पूछने का तरीका अलग, वही कब था, क्या था और किस वर्ष आया था, वायसराय कौन था, गवर्नर कौन था, गवर्नर कौन था। तो पहला था चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी थे इसमें कौन, गवर्नर जनरल। हंटर आयोग आया उसके बाद 1882 में, प्राथमिक शिक्षा की बात की गई, इसमें प्राथमिक शिक्षा पे जोर दिया गया। हंटर आयोग 1882 में, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक। और डलहौजी तो बहुत सा काम किया। डलहौजी देखिए क्या क्या काम के बता ही देते हैं हम। रेलवे का विकास 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने। उसके बाद इन्होंने सार्वजनिक विभाग की स्थापना कर डाली। व्यक्तिगत सिद्धांत था इनका, व्यक्तिगत सिद्धांत था। तार सेवा शुरू किया, तार सेवा, डाक तार सेवा शुरू किया इन्होंने। उसके बाद वुड डिस्पैच शिक्षा आयोग आया था, इनके समय थे। और इन्हीं के समय 1857 का क्रांति भी हो गया।
हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के समय 1882 ईस्वी में, रेले आयोग 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन समय उस शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया, उस शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया गया, उस शिक्षा। और लॉर्ड कर्जन ने तो पुलिस आयोग, फ्रेजर आयोग बनाया था, रेले आयोग बनाया था उस शिक्षा आयोग के लिए, उस शिक्षा के लिए। और मैनक्रिफ सिंचाई के लिए बनाया था, मैनक्रिफ था इसका हेड, सिंचाई आयोग था मैनक्रिफ, नाम था मैनक्रिफ। मैनक्रिफ कर्जन बहुत काम किया था, वही बात है, कर्जन की बात कर रहा हूं। मैनक्रिफ सिंचाई आयोग था। सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में आया था, उसमें चैम्सफोर्ड थे। सैडलर आयोग 1917 चैम्सफोर्ड। इंचकेप आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग, इंचकेप आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग। हार्टेक समिति प्राथमिक शिक्षा पे जोर 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन। लिडसन आयोग प्रौढ़ शिक्षा के लिए, ये अलग से 2-3 आयोग हम लिखवा दिए हैं, 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन। और सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड बेवेल। बस ये आयोग शिक्षा का और गवर्नर जनरल और कब आया था। उसके बाद है रेलवे आयोग, रेलवे पे भी प्रश्न पूछा जाता है। रेलवे आयोग थॉमस रॉबर्टसन आयोग 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय, बताया था ना कि कर्जन सिंचाई पे भी ध्यान दिया, मैनक्रिफ के साथ, पुलिस पे भी ध्यान दिया, फ्रेजर के साथ, और रेलवे पे भी गठन किया थॉमस रॉबर्टसन आयोग लॉर्ड कर्जन। और एकवर्थ आयोग 1920 ईस्वी में लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड एकवर्थ आयोग। उसके बाद 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी आएगी। बटलर, ये बातें हैं, द्वितीय कमेटी, बटलर कमेटी आएगी। पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछता है, केंद्र राज्य संबंध की बात करता है बटलर कमेटी 27 में। ब्रिटिश भारत में अकाल आयोग, अकाल आयोग पूछता है क्या है, तो कैंपबेल आयोग, कैंपबेल आयोग, कैंपबेल आयोग 1866 ईस्वी में सर जॉन लॉरेंस। स्ट्रेची आयोग 1880 ईस्वी में लॉर्ड लिटन, स्ट्रेची आयोग। लॉयल आयोग 1897 ईस्वी में एल्गिन द्वितीय। मैकडोनाल्ड आयोग, लॉर्ड कर्जन आ गया ना, कर्जन का काम एक और, लॉर्ड कर्जन, मैकडोनाल्ड आयोग क्या 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन। वुडहेड आयोग 1940 ईस्वी में लॉर्ड बेवेल। ये जितने आयोग है, वायसराय है, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों को क्या करता है, मैच करने को देता है ये सब। तो एक नहीं याद होगा, मैच नहीं हो पाएगा। चलिए अगला। अब ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग देखिए, जिसका पेपर देने जा रहे हैं हम लोग। केंद्र की बात कर रहा है, केंद्र लोक सेवा की बात कर रहे हैं। तो एचिशियन आयोग 1866 ईस्वी में डफरिन। 86 में डफरिन कहां से आ गया भाई? ठीक है, डफरिन, हम भी कंफ्यूज कर गए थे। हाँ, एचिशियन आयोग डफरिन, मुझे डलहौजी आ गया था, मुझे डलहौजी नहीं, डफरिन ठीक है। एचिशियन आयोग डफरिन, और डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 ईस्वी में। बताऊंगा कौन सा स्थापना कभी। एलिस्टन आयोग 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग टू। और ली आयोग, और इसी आयोग के आधार पे लॉर्ड रीडिंग बना आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग बना था। और लोक सेवा आयोग का विकास जो था, नागरिक सेवा आयोग, सिविल सर्विस के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। प्रश्न आया है, छप गया है, बस आप लोग को रटना है, स्क्रीनशॉट लेना है, पॉज करके वीडियो देखना है। प्रश्न आएगा ही आएगा, गारंटी है मेरा। चलिए अब आए, इसके बाद जब हम आयोग कर लिए तो विद्रोह करा लेते हैं। डलहौजी तक पहुंच चुके थे तो विद्रोह से ही प्रश्न आते हैं, और विद्रोह से प्रश्न तो कन्फर्म है। कौन से विद्रोह? 57 का विद्रोह हो तो, जनजाति विद्रोह हो तो, और किसान विद्रोह हो तो प्रश्न आना ही आना है। अब प्रश्न की प्रकृति उठा के देख लीजिए खुद। देखिए, सबसे पहले 57 की विद्रोह के बारे में मत क्या क्या था, कौन विद्वान क्या बोला उस विद्रोह के बारे में।
तो सर जॉन लॉरेंस और सीले ये बोले पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। ये सर जॉन लॉरेंस और सीले बोले पूर्णतः सैनिक विद्रोह है। डिजरेली बोले ये राष्ट्रीय विद्रोह है। क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। ये रीज क्या बोला? LR रीज बोले ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। किसके बारे में? 57 की विद्रोह के बारे में सब बोल रहे हैं। और विभिन्न विद्वान अपना अपना मत दे दिए। भाई मेरे लिए तो प्रथम सैनिक विद्रोह था, प्रथम विद्रोह था, कौन स्वाधीनता विद्रोह। मगर विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से, जो अंग्रेज विद्वान थे, भाई जो भी उसमें विद्वान थे, भाई ब्रिटिश विद्वान तो दिख नहीं रहे हैं, एक दिखेंगे, बताएंगे उनके बारे में क्या बोले उन्होंने। तो उन्होंने क्या कर डाला? तो भाई रीज साहब कहे नहीं, ईसाई धर्म के विरुद्ध विद्रोह है, ये धर्म है। होम्स क्या बोले हैं? TR होम्स, वो बोले सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। बताइए कितनी बड़ी बात बोले चले गए। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। जेम्स आउट्रम और टेलर जिन्होंने सहयोग किया इस विद्रोह को दबाने में, उन्हें कहा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कह डाला। कहा कि भाई इसमें दिखाई दिया हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दिया, तो उन्हें कहा कि उन्हें तोड़ने का काम किया जाए। टेलर साहब बोलते हैं, आउट्रम साहब, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है ये। देखिए ब्रिटिश विद्वान कैसे कैसे शासन चाहते थे लंबे समय तक, और कैसे तोड़ना चाहते समाज को हमारे, और तोड़ डाले। BD सावरकर एक भारतीय विद्वान देखिए, और अशोक मेहता, दोनों लोगों ने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, क्योंकि हम लोग बंधन में बच चुके थे और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ हमने एक क्या किया? स्वतंत्रता संघर्ष किया, और उसी के लिए सुनियोजित युद्ध था। और रामविलास शर्मा, RS शर्मा, जन क्रांति कह डाला। RS शर्मा की बुक भी आती है। ईश्वरी प्रसाद, स्वतंत्रता संग्राम, जितने भारतीय होंगे देखिए विद्रोह के क्या बोले, ये संग्राम है, युद्ध है, क्रांति है, हमने किया अपने स्वतंत्रता के लिए। और RC मजुमदार कहे न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न स्वतंत्रता संग्राम था। पक्षधर थे RC मजुमदार साहब। तो न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम। और ये मेंस का ही प्रश्न है, किसने कहा था न तो प्रथम, और पूछा जाता है स्टेटमेंट देके, उसके बारे में व्याख्या करना होता है। अब विद्रोह हुआ तो कहां से शुरू हुआ, और नेता कौन था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? अब देखिए, दिल्ली मेरठ से विद्रोह शुरू होता है, आता है दिल्ली। दिल्ली में उसमें बहादुर शाह जफर शासन कर रहे थे। कहां से कहां तक? तो लाल किले से पालम तक मात्र शासन था। बिहार पीछे से प्रश्न पूछा कहां से कहां शासन था। मगर मुगल बादशाह के सांकेतिक थे, तो भाई जो मेरठ के विद्रोही थे, सैनिक विद्रोह किए थे, वो आए दिल्ली, और दिल्ली को कहा कि भाई बहादुर शाह जफर को ही हम लोग बनाते हैं नेता, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग युद्ध करेंगे। ऐसा नहीं था कि विद्रोह सुनिश्चित था, ये पहले से दम डिफाइन था कि होना है, मगर थोड़ा पहले ही फूट चुका है ये विद्रोह। ठीक है, दिल्ली बहादुर शाह जफर नेतृत्व करता, वो तो बूढ़े हो चुके थे, बख्त खां इनका नेतृत्व करना शुरू किया इनके नेता के रूप में। तो दबाया कौन यहाँ पे? तो जॉन निकल्सन और हडसन ने दबाया इनको। जॉन निकल्सन और हडसन ने दबाया यहाँ के विद्रोह को, और बहादुर शाह जफर को भेज दिया रंगून, और इनके कुछ पुत्रों को दफना दिया हुमायूं के, मारकर हुमायूं के जो है दिल्ली में हुमायूं जो है दरगाह है, वहीं पर इनको भी स्थापित कर दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ब्रिटिश का आदि छोटा पुत्र था, व्यस्पुत्र था, उसकी संरक्षिका थी ये बेगम हजरत महल, और इन्होंने युद्ध किया भाई लखनऊ के प्रति, साम्राज्य के प्रति। तो इनको दबाया कौन? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस ने दबाया यहाँ के विद्रोह को। उसका विद्रोह पहुंचा कानपुर में कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे इसके नेता थे। तो कैंपबेल यहां भी दबाया, और तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग का नाम था, और ये चले गए कहाँ? भाग के नेपाल। बाद में इनके एक दोस्त थे, उन्हीं की मदद से क्या किया, अंग्रेजों ने उनको पकड़ा और फांसी लटका दी। झांसी ग्वालियर, जब डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत लाया था तो बोला था कि जहाँ जिसको पुत्र नहीं होगा तो दत्तक पुत्र देने का अधिकार नहीं है, पुत्र नहीं होगा तो वो साम्राज्य मिला लिया जाएगा। उसके खिलाफ ये झांसी के महाराज थे ग्वालियर वाले। झांसी ग्वालियर आसपास बेल्ट है, झांसी पड़ता है बुंदेलखंड रीजन में, ग्वालियर MP पड़ता है।
दोनों के बीच की दूरी भी ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ थी रानी लक्ष्मीबाई और उन्होंने विद्रोह किया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और जनरल हीरोज यहाँ दबाया। और जनरल हीरोज कहा इनके बारे में, एकमात्र स्त्री के बेस में मर्द लड़ी है हमसे आज। जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह, इन्होंने तो अपने बाजू को काट के गंगा नदी में बहा दिया था। लगा कि इस बाजू चलते हार ना जाए, और घायल हो गया था, बाजू को काट के गंगा नदी बहा दिया था। और अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए थे इन्होंने। तो दबाए कौन? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। कौन? मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फैजाबाद मौलवी अब्दुल्ला और कैंपवेल। इलाहाबाद यानी अब वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं, और बनारस का रीजन जो है दोनों आसपास ही है। लियाकत अली खां, मोदी जी का बेल्ट है ये, और प्रयागराज संगम नगरी है। तो इस यहाँ पे लियाकत अली ने नेतृत्व किया और ब्रिगेडियर जनरल नील ने दबाया था इसको। बरेली खान बहादुर खान कैंपवेल ने दबाया यहाँ पे। और एक जबलपुर का इसमें लिखा गया है, कोई बात नहीं, गढ़मंडला जबलपुर, शंकर शाह रघुनाथ शाह, कमांडर क्लार्क ने दबाया था। इतना विद्रोह का नेता था। और भी थे छोटे छोटे, असम में थे दीवान मणिनाथ दत्त, सुरेंद्र साई उड़ीसा वाले, इन्होंने विद्रोह किया था। मगर ये इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न पूछते हैं यूपी में, इसे मैच करने को देता ही देता है। उसके बाद ये देखिए दोबारा रिपीट हो गया है विद्वानों का मत, कोई बात नहीं, आगे हम चलते हैं इसको। अब इसे संबंधित पुस्तकें भी लिखी गई, 1857 के विद्रोह संबंधित कुछ पुस्तकें लिखी गई, उनके बारे में इससे भी प्रश्न बनते हैं। कहने 57 के विद्रोह से एक प्रश्न तरीके बदल जाए, या तो नेता पूछ दे, मत पूछ दे, पुस्तक पूछ दे, पूछे जरूर। तो किताब देखिए, द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, 1857 बीडी सवरार की एक बुक थी। इन्होंने ही कहा था कि सुनियोजित युद्ध है हमारे संग्राम के, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो ये बुक लिखा द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857, बीडी सावरकर की बुक थी। द पीजेंट ऑफ द राज एक बुक थी, एरिक थॉमस स्टॉक्स की बुक थी ये। द पीजेंट ऑफ द राज एरिक थॉमस स्टॉक की बुक थी ये। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता, अशोका द ग्रेट, ट्रिक याद करने का, अशोका द ग्रेट, जहां देखिए द ग्रेट अशोक मेहता को मार लीजिए। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजुमदार। द सिपाही, देखिए स्पेलिंग होता है ACPOY, सिपाही म्यूनिटी ऑफ एंड रिवोल्ट 1857, आरसी मजुमदार का बुक, जिन्होंने लिखा कहा था न तो प्रथम न स्वतंत्रता संग्राम था न कुछ था, ये इनके बारे में ये विद्वान हमारे। सिविल रिबेलियन इन इंडिया मिटनिस 1857 से 1859, शशि भूषण चौधरी। सिविल रिबेलियन इन इंडिया मिटनिस 1857 से 1859, शशि भूषण चौधरी। द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, जॉन विलियम काये। और द फर्स्ट इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 57 से 59, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, इन्होंने बुक लिख दिया था। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, सर सैयद अहमद खां, मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले, ये अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है इन्हीं का देन है ये। द सिपाही म्यूनिटी ऑफ द 1857 ए सोशल एनालिसिस, HP चट्टोपाध्याय, और 1857 सिर्फ किताब लिखे थे वो एसेंशियल लिखे थे। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतनी पुस्तकें एक साथ किसी बुक में नहीं मिलेगी, हमने खोज के यहाँ लिखवाया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए यहाँ पे,
इस बुक से एक क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा जल्द ग्रहण कर ले, थोड़ा लंबा क्लास है आज, क्या कि रिवीजन चल रहा है और हमने वादा भी किया है कि भाई कम से कम फिर आज जो क्लास होगा कम से कम 2 से 3 प्रश्न क्या हमें लगता है कि ये 57 की विद्रोह और कांग्रेस स्थापना से पूर्व का क्लास है, तो इससे 2, 3, 4 आते हैं। अब देखिए, जब हम विद्रोह करा लेंगे तो हम लोग करते हैं कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। और एक इसमें विद्रोह से पहले हमने एक अन्य विद्रोह भी है, कौन? जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह, पहले उसको कर लेते हैं, तब यहां आते हैं हम लोग। थोड़ा उल्टा हो गया लगता है हम लोग स्लाइड में। उसके पहले कांग्रेस अभी 57 के विद्रोह, हाँ ये देखिए, अरे यार उल्टा हो गया, कोई बात आ ही जाते उसी पे हम। ये देखिए, जनजाति विद्रोह, कांग्रेस की विरुद्ध प्रतिक्रिया, और कांग्रेस की विरुद्ध प्रतिक्रिया में सिर्फ 57 के विद्रोह ही नहीं, अन्य जनजाति लोग भी थे जिन्होंने विद्रोह की, जनजाति नहीं, अन्य किसान भी थे, वो भी विद्रोह किए थे। कहीं न कहीं विद्रोह की ध्वनि उठती रही हरदम। तो पहले देखते हैं, इससे ही प्रश्न बनते हैं, मैच करने को देता है, फकीर विद्रोह, कोल विद्रोह, मैच को डेट बाई नेता। तो आइए देखते हैं हम लोग। फकीर विद्रोह बंगाल में 1767 से 77, 1776 से 77 तक। और नेतृत्व किसने किया? पहले मजनू शाह ने किया था। जब इनकी मृत्यु हो गई मजनू शाह की, तो चिराग अली शाह जो है इनके नेतृत्व प्रदान किए थे। और भवानी पाठक, देवी चौधरानी ने अपने लेखों में इस चीज को उजागर भी किया है। भवानी पाठक, देवी चौधरी ने अपने लेखों में सूची को उजागर किया, सपोर्ट भी किया था इस विद्रोह को। फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह 1770 से 80 तक, सन्यासी 1770 से 80 तक, ये भी बंगाल में। और इसमें आनंद मठ की जो पुस्तक थी, आनंद मठ पुस्तक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, उसी में उल्लेखित भी किया गया है सन्यासी विद्रोह को। कहा 1770 से 80 तक सन्यासी विद्रोह, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक आनंद मठ में इसका उजागर किया गया है। पागलपंथी विद्रोह, ये विद्रोह जो था ये जमींदारों के खिलाफ था, जमींदारों और कष्टकारों के खिलाफ था। और इसका नेता जो था टीपू था। कौन? टीपू सुल्तान नहीं, टीपू नाम था इसका। और 1813 ईस्वी में हुआ था। कब? 1813 ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन भगत जवाहर मल, वो सियान साहब, इनका उपनाम था, सियान साहब का था। और राम सिंह, देखिए राम सिंह कूका नाम था। इसके बाद जब भगत जवाहर मल जब मर गए, मृत्यु हो गई इनकी, तो राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1860 से 70 तक ये चला। रामोसी विद्रोह, राम जी उमा जी को लेके आए, सतारा में, महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। और नेतृत्व करता उमा जी, 1822 ईस्वी में हुआ था ये। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में। और सामंत थे, फंडो सामंत नाम था इनका, सामंत ने किया था। ये महाराष्ट्र का विद्रोह है, गडकरी विद्रोह। बेलाथम्पी का विद्रोह, बेलाथेम्पू बोलते हैं, बेलूथम्पी बोलते हैं, बेलूथम्पी का विद्रोह हुआ था। बेलूथम्पी विद्रोह ये केरल में हुआ था। और दीवान बेलूथम्पी ने, केरल में दीवान बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटका दिया था। और यह युद्ध 1805-06
किसी किसी बुक में देखिएगा तो ये 1808-9 भी दिया है, मगर ये लगता है रॉन्ग है। 1805-6 जो ऑथेंटिक बुक है 1805-6 यूपीएससी में पूछा यह प्रश्न है, और यूपी में पूछा गया प्रश्न है। 1805-6 में बिलथम्पी विद्रोह, फांसी से लटकाया गया था। किट्टू चिन्नम्मा का विद्रोह, किट्टू चिन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 के बीच, 1824 से 29 के बीच, और एक कर्नाटका में, और किट्टू चिन्नम्मा ने खुद विद्रोह किया था इसको। गंजाम विद्रोह, गंजाम, असम का गंजाम विद्रोह धनंजय भांजा ने किया था 1835 ईस्वी में, धनंजय भांजा ने किया था। पाइका विद्रोह बहुत फेमस हो गया है, उड़ीसा का पाइका विद्रोह बहुत फेमस है, और ये प्रश्न मुझे लगता है जहां तक यूपीएससी में पूछा ही जाएगा इस बार। यूपी में तो लगता है 100% ना कहीं जाए। 1904 ईस्वी में हुआ था पाइका विद्रोह, 1904 ईस्वी में उड़ीसा में, और जगबंधु जो थे इसके नेता थे। कौन जगबंधु नेता थे? खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में। डेट वाइज ये नहीं है कि ईयर वाइज सजा दी है हमने, विद्रोह को लाया है हमने बस। खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में। चक्र बिश्नोई इसके नेता थे। कौन चक्र बिश्नोई इसके नेता थे? इनके मृत्यु के बाद राधा कृष्ण दंड सेन जो थे इनके नेता हुए, और तमिलनाडु में यह हुआ था। तमिलनाडु में रीजन नहीं पूछता है, बस पूछता है कि कोल विद्रोह, खोंड विद्रोह, पाइका विद्रोह, ईयर पूछ देगा या नेता पूछ देगा, ये दो ही पूछता है ये। तो खोंड विद्रोह 1837 में, चक्र बिश्नोई राधा कृष्ण दंड सेन तमिलनाडु में। कोल विद्रोह 1831-32 झारखंड में, कोल विद्रोह 1831 झारखंड में। संथाल विद्रोह 1855-56 सिद्धू कानू, चांद भैरव, चार भाई थे लोग, सिद्धू कानू और चांद भैरव। चांद भैरव का नाम बहुत आता है जब सिद्धू कानू का, इसलिए सिद्धू कानू नेता थे इसके 55-56। और इन्होंने मेजर बारो को मार गिराया था ये इन्होंने, इन लोगों ने। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900, 1893 से 1900। और बिरसा मुंडा इसके नेता थे। उलुगुन बोलते थे, महान हलचल। और इन्होंने 1900 में जब ये जेल में गए तो इनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी इनकी। और 15 जो नवंबर है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हर साल मनाया जा रहा है। पिछले साल घोषणा कर दी गई है ये। ताना भगत आंदोलन 1914 में ये 3-4 भाई थे, जतरा भगत, बलराम भगत और देवमनिया भगत। ये देवमनिया भगत महिला थी, झारखंड में हुआ था। रंपा विद्रोह, रंपा आंध्र प्रदेश में हुआ 22-24 में। 1922-24 में रंपा विद्रोह हुआ आंध्र प्रदेश में। नेता अलीरू सीतामराजू थे। खांसी विद्रोह 33 में, 1833 ईस्वी में। नेता कौन थे? तीरथ सिंह। कौन थे? तीरथ सिंह इसके नेता थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में। गोमत कुंवर इसके नेता थे। कौन थे? गोमत कुंवर इसके नेता थे। और विद्रोह देख लीजिए। चुआर विद्रोह, इस वीडियो को और इस जो विद्रोह है स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके देखिएगा। चुआर विद्रोह 1768 ईस्वी में। दुर्जन सिंह, कौन? दुर्जन सिंह नेता थे। मिदनापुर बंगाल में हुआ था चुआर विद्रोह। फकीर विद्रोह जैसे बढ़ाया मैंने ऊपर 1767 में। मजदूर शाह, चिराग अली शाह बंगाल में। पाइका 1904 में मिलता है। 2 बार युद्ध हुआ ये पाइका, 1817 से 25 और 1904 में भी। तो वही जगबंधु, बक्सी जगबंधु उड़ीसा में। बघेरा विद्रोह 1818 से 20। बघेरा 1818 से 20 बघेरा सरदार द्वारा किया गया ओखा मंडल के लिए। ओखा मंडल पड़ता है गुजरात में, ओखा। किट्टूर विद्रोह, वही चेन्नम्मा वाला किट्टूर विद्रोह 24 से 29 महारानी चेन्नम्मा द्वारा किया गया था कर्नाटका में। कूका विद्रोह 1840 से 72, यही जवाहरमल सियान साहब और राम सिंह कूका पंजाब। रंपा विद्रोह जो 1922 तक चला था, सीताराम राजू आंध्र प्रदेश। ताना भगत 1914 ईस्वी में। जतरा भगत छोटानागपुर, इसमें भाई थे जतरा भगत।
नाई धोबी आंदोलन, ये देखिए ये किसान आंदोलन लिख गया यहाँ पे, कोई बात नहीं। नाई धोबी आंदोलन 1919 ईस्वी में बाबा रामचंद्र द्वारा। अब बाबा रामचंद्र के बारे में सवाल क्या पूछा बिहार पीसीएस, गिरगिटिया का मजदूर था, ये अपने साथ रामायण रखता था, हर जगह जाते चौपाई पढ़ते थे। कौन है वो व्यक्ति? तो नाई धोबी आंदोलन 1919 में बाबा रामचंद्र प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यूपी में आंवला के लिए फेमस है, आंवला के लिए फेमस है प्रतापगढ़। गडकरी विद्रोह 1840 ईस्वी में, वही बताए थे ना, दाजी कृष्ण पंडित कोल्हापुर महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र। कच्छ विद्रोह 1819 से 31, कच्छ विद्रोह 1819 से 31, राजा भारमल और झरेजा, कच्छ और कटिहार क्षेत्र में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम यूपी का, और एक और प्रोग्राम चला है यूपी में, वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल, जिसमें शायद 14 खेलों को शामिल किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, हम पढ़ रहे थे तो देखिए पलट के, तो बताइए कि फुटबॉल के लिए हाथरस को शामिल कर लिया गया, और प्रयागराज को लॉन टेनिस के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल में। हो सकता है पूछ दे सवाल, पढ़ लीजिएगा आप लोग, वन डिस्ट्रिक्ट वन खेल। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो है ही, और प्लस 10 जो वस्तु है उसको जीआई टैग मिल गया, खाने वाले चीज़ों को जीआई टैग, और खाने सब मिला के हैं, खाना और कुछ उत्पादन करने वाले हैं, जैसे अलीगढ़ का ताला है ना, और बनारस के 3 लंगड़ा आम, बनारसी पान, और रामनगर भंटा। भंटा गांव वाला भंटा, भंटा जो गांव में कहते हैं बैगन को भंटा, वो रामनगर भंटा। हाँ, चोखा बना खाते हैं एकदम मजेदार। और 3 गो बनारस का था, मैं देख रहा था लौट के। और अलीगढ़ का ताला था, बांदा का कोई पत्थर किसका ही था, बिजनौर का भी था एक। तो ये जरूर देख लीजिएगा, प्रश्न छपेगा ही छपेगा। चलिए आगे आइए। अखिल भट्ट नहीं, पीछे चलते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। चलिए, अरे यार कोई बात नहीं, आ जाते हैं इसी में, खो लेते हैं इसी को। यहां तक आ चुके थे हम लोग। यहां कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाएं हम लोग आ जाते हैं हम लोग। अब कांग्रेस की स्थापना कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, उसको देख लेते हैं, इसे प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए, बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा प्रकाशक सभा राजा राम मोहन राय के अनुयायी द्वारा स्थापित किया गया था 1836 ईस्वी में कलकत्ता में, और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कर डाला था, ब्रह्म समाज की स्थापना था। और एक प्लेलिस्ट में डला है वीडियो, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वहां से देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में पूरा पढ़ा है हमने प्रश्नों के माध्यम से। लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदार एसोसिएशन, द्वारका नाथ टैगोर और अन्य व्यक्ति 1838 ईस्वी में कलकत्ता में, द्वारका नाथ टैगोर और अन्य 1838 में कलकत्ता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन, कौन? जॉर्ज थॉमसन द्वारा 1843 ईस्वी में कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव और द्वारकानाथ टैगोर 1851 ईस्वी में। और द्वारकानाथ टैगोर राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज से जुड़े थे, और राधाकांत देव धर्म समाज की स्थापना कर डाले थे 1851 में कलकत्ता में। बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी 1852 ईस्वी में मुंबई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, गुजलू लक्ष्मण रसू चेट्टी, गुजलू लक्ष्मण रसू चेट्टी नाम था उनका, 1852 ईस्वी में कलकत्ता में। लगता है गलत है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी, लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नौरोजी 1865 ईस्वी में लंदन में। कुछ संस्था लंदन में स्थापित हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में, और ये लंदन में ही। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में है ही डेट। एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी
बंबई, एमजी नायडू को महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात बोलते हैं। विधवा आश्रम की स्थापना कर डाला। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस 1875 ईस्वी में कलकत्ता में। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी में कलकत्ता में। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस 1875 में कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन भारत संघ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस 1876 में कलकत्ता में। एकमात्र संस्था जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उसके प्रथम महासम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, उसके बाद ये मर्ज भी किए। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा एवी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी अनंत चार्लू, एवी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी चार्लू 1884 ईस्वी में मद्रास में। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलांग और काशीनाथ त्रिव्यंग, ये सभी ने मिलकर किया था 85 में मुंबई में। थोड़ा मैं जल ग्रहण कर लूँ अब। तो मुंबई कौन है? मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, केटी तेलांग और काशीनाथ त्रिव्यंग 85 में मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और इसका प्रथम सम्मेलन मुंबई में गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में होता है और उसके बाद से हर साल दिसंबर में इसका सम्मेलन होने लगता है। तो कांग्रेस की स्थापना से कुछ सिद्धांत उभर के आए जिस पे विवाद हुआ कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत जो था इसी पे सिद्धांत दिया था कि क्या में स्थापना संबंधित विवाद सिद्धांत का। तो सुरक्षा बल्ब के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किसने किया? लाला लाजपत राय ने सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अंग्रेजों ने सुरक्षा बल्ब के रूप में इसका प्रयोग किया। और त्वरित चालक सिद्धांत का जो प्रतिपादक हुआ गोपाल कृष्ण गोखले। पहले ये पूना में होना था, प्लेग आने के चलते मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया गोकुल दास बनर्जी संस्कृत विद्यालय में। अब कांग्रेस से संबंधित विशिष्ट टिप्पणियां, कांग्रेस के बारे में किसने क्या बोला है, प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछा गया है क्या कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के बारे में बोला कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। क्या है? पदों के भूखे हैं। कौन? चटर्जी साहब ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा। ये पूछा गया कितना बार। अश्वनी कुमार दत्त। डफरिन खुद जिसके काल में हुआ था वो कहा था वो जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का, कौन? कांग्रेस जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। डफरिन खुद कहता है, इसी काल में हुआ था। करजन कहता है, करजन 1905 ईस्वी में कहा कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक इच्छा है, बड़ी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। ये करजन का स्टेटमेंट था जिन्होंने विकास किया। करजन ने यहाँ पे सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, शिक्षा आयोग जो भी है लाया था, पुलिस आयोग, उसके बारे में कांग्रेस के बारे में कहा उसने। तिलक क्या कहते हैं जिन्हें कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए, वो यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टकराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और कांग्रेस के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब तक उग्रवादी दल के दो पार्ट बटा गया, उग्रवादी उग्रवादी दल, तो उग्रवादी दल के नेता जब तक 1905 तक थे तब तक साल में एक बार आते थे, मेढक के टकराते थे और चले जाते थे और एक ज्ञापन सौंप देते थे अंग्रेजों को
क्योंकि जो भी थे मेंबर इसमें सब जमींदार वर्ग थे, अपने साथ लावा लश्कर लेके आते थे, पूरा लावा लश्कर नौकर चाकर लेके आते थे, भाषण होता था, एक बनता था पर्चा, एक ज्ञापन, और ज्ञापन किसको, अंग्रेज को देके चले जाते थे। तो तिलक इसके बारे में कहे हैं वही कि यदि वर्ष में एक बार हम मेढक तरह आए टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और तिलक पे ही भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। और ब्लेस्टाइन सिरोल ने इन पे केस भी किया था, वो केस लड़ने गए भी थे। केसरी मराठी पत्रिका निकाले थे, गीता रहस्य नामक किताब भी लिखे थे तिलक जी। और एक वर्ष में 20 की मृत्यु हो गई। और असहयोग आंदोलन न देखने वाले व्यक्ति ये भी थे। सिखों के 10 गुरु, हाँ अब देखिए सिखों के 10 गुरु से बारे में पूछते हैं। ये होना तो चाहिए था इसको कहाँ पे, मध्यकालीन भारत में। तो हमने सोचा कि इसको यहीं समाहित कर ले, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। उत्तर मुगल काल का चीज है, देख लेते हैं हम लोग। गुरु नानक, सिखों के 10 गुरु, यानी सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, तो गुरु नानक किया था। तो गुरु नानक जो थे प्रथम सिख गुरु थे, तो सिख धर्म के संस्थापक थे ये। गुरु अंगद सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिया, और गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक के रूप में गुरु अंगद को जाना जाता है। गुरु अमरदास लंगर प्रथा को अस्थाई बनाया। जो लंगर प्रथा चलता है कहाँ, सिख गुरुद्वारे में, उस लंगर प्रथा की बात कर रहा है। और माझी प्रथा का विस्तार किया और सती प्रथा का विरोध किया था। रामदास, चौथा गुरु रामदास, ये अकबर के समकालीन थे और इनसे महत्वपूर्ण संत थे। और अकबर ने इन्हें जमीन कुछ दान में दिए थे, उसी पे उन्होंने बाद में अमृतसर शहर की स्थापना कर डाला और स्वर्ण मंदिर बनवाया गया था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। और जहांगीर से मतभेद होने चलते जहांगीर ने 1606 में इनकी हत्या कर दी, 5 में ही, क्योंकि 5 में तुम 1600 जहांगीर ने 1606, 5 से 27 बैठा था जहांगीर, तो 1606 में, ठीक है 1606 में इसकी हत्या करवा दी थी। और तरन तारण और करतारपुर नामक शहर बसाया था, जो करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में पड़ता है और भारत से कॉरिडोर बना और लोग आराम से जाते आते हैं आज की डेट में। वही करतारपुर की बात कर रहे हैं हम लोग। करतारपुर नामक शहर बसाया है। गुरु हरगोबिंद, छठे गुरु, अमृतसर नगर में अकाल तख्त की स्थापना कर डाला और सिखों को लड़ाकू कौम में बदल डाला। काशीपुर में, कश्मीर में करतारपुर नामक शहर बसाया था। गुरु हर राय दारा सिखों से अच्छे संबंध थे, शांत और एकांत जीवन व्यतीत करने वाले, बहुत कम समय तक ये रहे हैं। गुरु हरकिशन चेचक का इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर जो है, औरंगजेब से इनका मनमुटाव होने चलते औरंगजेब ने इनकी हत्या कर डाला और शीश महल जो गुरुद्वारा है दिल्ली में, ये इन्हीं के नाम से है, गुरु तेग बहादुर के नाम से है। और आनंदपुर साहिब की स्थापना भी किया था इन्होंने। प्लस हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। और गुरु गोविंद सिंह सबसे लास्ट गुरु, जो 1699 ईस्वी में बैसाख के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना कर डाला। और सिखों में पाहुल प्रथा सिखों में शुरुआत किया और औरंगजेब से निरंतर संघर्ष करते रहे। और सिंहों के अंतिम गुरु थे। और जफरनामा, किताब था इनका जफरनामा फारसी की रचना थी। और नादेर इनकी किताब थी जफरनामा। और नादेर महाराष्ट्र में इनकी हत्या हो गई थी। किनकी? इन्हीं की हत्या, गुरु गोविंद सिंह की हत्या। एक गुरु सिखों के 10 गुरु के बारे में है जो प्रश्न पूछते हैं और सजाना दिया जाता है। और ब्रिटिश काल में कुछ प्रथाएं हैं, वो पूछा गया है कि 3 कठिया प्रथा। ये चंपारण आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तो चंपारण आंदोलन में 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। इसी खिलाफ 17 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था। यही 3 कठिया पत्ती की बात है।
कि चंपारण के किसानों ने अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी थी। मगर उसमें स्थिति हुई जब 17 में कि जर्मनी में यूरोप में नॉट जर्मनी यूरोप में नील का विकास हो चुका था, कृत्रिम नील का, तो यहाँ के नील से कोई मतलब बनता नहीं था और इस नील की खेती से वहाँ की मिट्टी बंजर होते जा रहे थे। तो भाई अब टैक्स भी अधिक था, तो भाई नील आंदोलन किया। तो राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल जो गए थे वहाँ पे, कहाँ, लखनऊ अधिवेशन में 16 में, और गांधी से आग्रह किए कि आइए मेरे यहाँ और देखिए कैसे किसानों से अत्याचार किया जा रहा है। और क्योंकि गांधी जी एक सफल प्रयोग करके दक्षिण अफ्रीका से आ चुके थे 15 में, और तो भाई लोग वाहवाही कर रहे थे, तो गांधी जी से मिले भी, आने का आग्रह भी किया था। तो गांधी जी आए 17 में चंपारण में नील आंदोलन चंपारण सत्याग्रह किया था, और उसी की उपलब्धि 100 वर्ष बाद 17 में मना था, और 3/20 भाग की बात की गई थी। ठीक है, एक प्रश्न पूछा कि एक नील कमेटी, चंपारण कृषक कमेटी बनाई, वहाँ के जो गवर्नर थे एडवर्ड गेट ने कमेटी बनाई थी, और उसका अध्यक्ष कौन था? FG सलाई। चंपारण एग्रीन कमेटी के अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया? तो FG सलाई द्वारा को बनाया गया था, FG सलाई को बनाया गया था। ये पूछा गया प्रश्न यूपी का। इनके साथ ब्रजकिशोर सिंह, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, ये सब कोई गए, गांव गांव घूमे, देखे, और उन्हें कमेटी बनाई, विरोध किया। उसके बाद ये पद्धति समाप्त कर दी गई, और ये सफल प्रयोग रहा गांधी जी का सत्याग्रह का। ददनी प्रथा, ये बिहार में पीसीएस में मेंस में पूछा जाता है, प्लस यूपी पूछा कि चंपारण एग्रीन कमेटी बनी थी जिसमें गांधी जी मेंबर थे, अध्यक्ष कौन था? ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों और सिपाहियों, देखिए ददनी एक मुलायम अग्रिम राखी, यानी कि आगे भाई आप मेरे लिए प्रोडक्शन करते रहेंगे शिल्पकारों को, और अग्रिम राशि के रूप में कुछ राशि दे देते थे, उसी को बोलते थे ददनी प्रथा। और एक लिख लेते करनामा लिखा देते हैं कि भाई आज के रेट से ही हम लोग क्या करेंगे, उसका रेट तय कर लेंगे। दूबा हाली प्रथा, पूछा गया प्रश्न। यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्तः सूरत में प्रचलित है, जिसके दूबा हाली कहलाने वाले भूदास मालिकों को अपने संपत्ति का स्वयं संरक्षक मानते थे। हाली प्रथा संबंध बंधुआ मजदूरों से है, और बंधुआ मजदूर कहने का ही तात्पर्य है कि आपको कहाँ, मालिक के यहाँ सब कुछ समर्पण करते काम करना पड़ेगा। चलिए, विद्रोह तो हो गया। ये थोड़ा सा आगे का है, हाँ, जान लीजिए यहीं पे, जब कर ही रहे तो साथ में कर लेते हैं हम लोग। अखिल भारतीय मुस्लिम, जब अगला पार्ट 2 पढ़ाएंगे अखिल भारतीय अन्य भारत का क्विक विजन का, तो सब इसमें आएगा। ठीक है, मैं फिर देख लेते हैं, जब आगे स्लाइड पे तो देख लेते हैं हम लोग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह हबीबुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कौन? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, यूपी पूछा गया प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन नाम था उनका। और नवाब, ये इनका प्रथम अध्यक्ष था, और संस्थापक अध्यक्ष जो थे नवाब सलीमुल्लाह थे, संस्थापक अध्यक्ष। और यही मुस्लिम लीग बाद में सांप्रदायिक दायित्व कहें, सांप्रदायिकता की भावना फैलाएंगे और ये पाकिस्तान की मांग करेंगे, इसमें जिन्ना आगे जुड़ेंगे हम लोग। मुस्लिम लीग ने 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुए अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निवाचक मंडल की मांग कर दिया। कब? 1908 में अमृतसर अधिवेशन में पृथक निवाचक मंडल की मांग कर दिया, और कांग्रेस ने दिमाग लाया और दोनों में फूट डालने के लिए हिंदू मुस्लिम में 1909 में पृथक निवाचक मंडल 9 का जो अधिनियम आया था, 9 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा ही कर डाली।
पहले तो कांग्रेस विरोध किए, पर 16 में जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, लखनऊ सम्मेलन हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों साथ लिए थे, उसमें पृथक निवासी मंडल को स्वीकार कर लिया। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल हुई। और एक पाकिस्तान की मांग जो थे मोहम्मद अली इकबाल ने रखा था 30 में इलाहाबाद अधिवेशन में, और चौधरी रहमत अली ने जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, उसने पाकिस्तान के 5 खंडों का नाम मिला के पाकिस्तान बताया, और 40 के लाहौर अधिवेशन में इसने पाकिस्तान की मांग को रख ही डाला। चलिए आप पढ़ाएंगे सब मुस्लिम के बारे में। तब अंतरिम गवर्नमेंट जब आ ही गया है, अंतरिम गवर्नमेंट जो बना था 1946 में बना था, पूछा गया प्रश्न है ये। तो जवाहरलाल नेहरू क्या बने इसमें? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले राष्ट्रमंडल मामले के संबंधित मामले के हेड, यानी प्रधानमंत्री नहीं, हेड तो वही था, बस एक उपाध्यक्ष बना दिया गया आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय भी गृह दिया गया, सूचना दिया गया, रियासत संबंधी मामले दिए गए और राज्य दिया गया। और बलदेव सिंह को रक्षा विभाग पूछा गया है कि रक्षा विभाग किसको मिला था, कब? अंतरिम गवर्नमेंट में, तो बलदेव सिंह को। जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग, जॉन मथाई उद्योग और आपूर्ति विभाग। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग। एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और पॉज करके वीडियो बार बार देखिएगा, क्योंकि प्रश्न अंतरिम गवर्नमेंट से आते ही आते हैं। CH भाभा कारखान और ऊर्जा मंत्री, कारखाना और ऊर्जा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बनेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। आसफ अली रेलवे और जगजीवन राम श्रम विभाग, सबसे लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहने वाले जगजीवन राम। इन्हीं की बेटी मीरा कुमार जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा बनी। जगजीवन राम श्रम विभाग लिया। उसके बाद जब अंतरिम गवर्नमेंट बना तो सब कांग्रेस का था, लीग को भी प्रस्ताव दिया गया, मरली का नहीं करेंगे, तो लीग के कुछ मेंबर इंट्री कराए गए। तो लीग के कौन कौन मेंबर थे जो मंत्रिमंडल में थे? उसमें लियाकत अली खां, कहा वित्त दे दो हमको, लियाकत अली खां। आई चुंद्रीगढ़ वाणिज्य विभाग, आई चुंद्रीगढ़ वाणिज्य विभाग दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया, और गजनफर अली खां को स्वास्थ्य विभाग दिया गया, और अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग दिया गया। और वित्त विभाग लेके कोई भी काम को रोक लेता था, बार बार हस्तक्षेप करता था। इनका मकसद ही था कि बिना पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी। ये है क्विक रिवीजन क्लास, जो प्रश्न आने की संभावना है, और मोटा मोटा हम लोग क्या किए, मोटे मोटे चीजों को किए ताकि ये याद हो जाए, प्रश्न छप जाए। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, ठीक है, आगे का भी आएगा। आज के साथ ही इतना ही, आज की बस बातें बाकी नहीं करेंगे बातें, ठीक है। आप लोग पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, वीडियो बार बार देखिए, पॉज कीजिए। प्लेलिस्ट में और वीडियो डले हुए हैं, डेली करंट आ ही रहे हैं, ठीक है। और करंट का मैराथन भी सर लेके आएंगे। इसी का जय हिंद, जय भारत।